हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूकेएसएससी ने अभी हाल में कल ही नोटिफिकेशन निकाला था कि आपका जो वन दरोगा का एग्ज़ाम है वो आपका जो है जुलाई में होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने भी वन दरोगा का फॉर्म भरा था, अगर आप भी वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ हमारे चैनल पे हमारे साथ वीडियोस देख सकते हैं, जो कि आज से हम वन दरोगा का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम जो कि आपको कहा गया था कि आपकी जो क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी है, वहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, साइंस है जो कक्षा 9th और 10th की। तो देखिए, आज हम क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है कि हमारे आसपास के पदार्थ, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पूरा चैप्टर नहीं देखेंगे, जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे आपको, वही आपको पढ़ाने वाले हैं। तो उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे वीडियो पे चलते हैं पहले चैप्टर पे। तो पहला जो आता है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखो यार, जो हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं, वो आपको पता है कि पदार्थ की जो होती है वो 3 अवस्थाएं होती है। ठोस हो गया आपका, द्रव हो गया आपका, और गैस हो गया। ठीक है, तो वह पदार्थ जो आपका स्थान घेरता है या जिसका एक कुछ भार होता है, ठीक है, तो उसको पदार्थ बोला जाता है। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखो, जो पदार्थ है आपका, उसकी आपकी 3 अवस्थाएं होती है। ठोस हो गया आपका, द्रव हो गया और गैस हो गया। ठीक है, तो देखो ठोस की आपकी, पहले ठोसों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, जो ठोस है आपकी, उनका एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, जो ठोस हैं उनका एक निश्चित आकार होता है। जैसे आपका हो गया कुछ लोहे का लोहे का जैसे कुछ आपका बर्तन हो गया, जैसे लोहे की कढ़ाई है आपकी। ठीक है, घर में जो सब्जी वगैरह बनाते हैं, लोहे की छोड़ो, आपके घर में सिल्वर की कढ़ाई होगी। लोहे की तो खैर पुराने ज़माने वालों के घर में होगी, जिन तो कढ़ाई तो सबके घर में होगी। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की है, वो मेटल की है, यानी किसी भी पदार्थ की है, तो निश्चित आकार होगा उस, मतलब ठोस का क्या रहता है, निश्चित आकार रहता है कि आकार निश्चित होगा, निश्चित आयतन रहता है, आयतन उसका निश्चित रहता है। उसके बाद कोई बहाव नहीं होता है। ठोस ये होता है कि अगर आप ठोस को यहाँ पे रखेंगे तो वो यहीं पे रहेगा। ऐसा नहीं कि वो ठोस को यहाँ पे रखेंगे वो बहता 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 चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद जो कण होते हैं ठोसों के, वो अत्यंत आसपास होते हैं। ठीक है, तो कण क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। जैसे ये होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, तो इस प्रकार से हमको दिखाई देता है ये। तो इसके कण बहुत ही पास पास होते हैं। उसके बाद संपीड़ितता आपकी नगण्य होती है। ठीक है, तो यानी जो खींचने के का गुण है इसमें नगण्य होता है। ठीक है, यानी इसमें जो है संपीड़न कम होता है। अगला आता है आपका द्रव। तो देखो, जो द्रव होता है आपका, वो निश्चित आकार नहीं होता है। अगर आप द्रव को किसी, जैसे आपके पास एक घर में एक बोतल होगी, ठीक है, तो बोतल में आप द्रव में जैसे आपका पानी हो गया। ठीक है, तो पानी को आप अगर किसी बोतल में रखेंगे तो वो उसी आकार में हो जाएगा। अगर आप किसी पतेला होगा आपके घर में, अगर आप पतीले में रखेंगे तो वो उसी आकार का हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव को जिस टाइप से रखेंगे, जिस आकार के बर्तनों में रखेंगे, या अगर आप फर्श पे छोड़ देंगे सीधे, तो वो फैल जाएगा। तो उसका एक निश्चित आकार नहीं होता है। दूसरा आता है आपका आयतन। क्या होता है, निश्चित होता है, यानी आयतन निश्चित होता है। अगर आपका 1 kg पानी है, आपका 1 kg अगर आपका पानी है, ठीक है, या 1 लीटर बोलते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर अगर आपका वाटर है, जो वाटर बोतल होती है, अगर उसमें 1 लीटर है, आप अगर दूसरे बर्तन में या रखते हैं उसको, तो वहाँ पे भी आपका 1 लीटर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका वहाँ पे आधा लीटर होगा या आपका 2 लीटर हो जाएगा। तो आयतन उसका निश्चित रहता है। बहाव होता है, तो जो बहाव होता है, जैसे जो बहने का गुण होता है, वो द्रव में होता है। उसके बाद आ जाता है अगला आपका कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो जो कण रहते हैं उसके, वो क्या रहते हैं, बहुत ही चिपके नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा, बेसिक डिटेल तो आपको पता होगी। ठीक है, तो जो कण होते हैं उसके बहुत पास पास नहीं होते हैं ठोसों की तुलना में। ठोस के बहुत ही चिपके हुए कण होते हैं। इस प्रकार से ये जो है, इसका कण पास पास होते हैं, और जो द्रव है इसके कण अत्यंत पास नहीं होते हैं। ठीक है, बीच में थोड़ा बहुत रिक्त स्थान होता है, इस कारण ये फैलने का गुण इनमें होता है। और कुछ क्या होते हैं, संपीड़े होते हैं, यानी उनको दबाते हैं तो क्या होते हैं, यहाँ पे अगर इस पे प्रेशर मारेंगे तो कुछ दबने की आशंका होती है कुछ, लेकिन पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, अगला आ जाता है आपका गैस। तो गैस में देखो यार, अनिश्चित आकार होता है। जैसे गैस है आपका, गैस किसी, अब देखो आपने गैस जार देखा होगा प्रयोगशाला में, तो जो गैस जार होता है उसमें रखेंगे तो गैस जार उसी टाइप से हो जाएगी।
अगर जैसे जैसे हम हवा की बात करते हैं, ठीक है, तो हवा अगर आपके कमरे में है तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है। कमरे में है तो कमरे के रूप में होगी। किसी बर्तन को पकड़ो आप तो उसमें भी हवा रहती है, तो वो उस टाइप में होगी। तो आकार इसका निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित आयतन। और आयतन भी इनका अनिश्चित नहीं होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है आयतन, कहीं पे कम होता है। वो आपकी जो प्रकृति के अनुसार होता है, नेचर के अनुसार होता है, ठीक है, आयतन। और बहाव होता है, जैसे हवा होगी आपकी, जैसा रूम है आपका, ठीक है, तो आपके रूम में क्या है, हवा है, ठीक है। तो अगर आपके रूम में हवा है तो ये इसमें बहाव होता है। उसके बाद आ जाएगा अगला आपका कणों कणों में बहुत रिक्त स्थान। तो जो आपके कण होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। जैसे कण होते हैं, जैसे वायु के कण या हवा के कण या किसी भी जो गैस होती है उसके कण, तो आपके एक कण यहाँ होगा, एक कण यहाँ, मतलब दूर दूर रहते हैं कण। तो इस टाइप से कणों के बीच बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा संपीड़न होते हैं। तो संपीड़न इसलिए ज़्यादा होते हैं, यानी इसलिए ये पास पास अगर इन पे प्रेशर डालेंगे तो ये दोनों चिप पास पास चले जाएंगे, ठीक है, यानी संपीड़न हो जाएंगे। तो संपीड़न इसीलिए होते हैं क्योंकि इनके बीच रिक्त स्थान ज़्यादा रहता है, तो इसलिए ये संपीड़न होते हैं। और जो द्रव होते हैं, तो द्रवों के बीच थोड़ा सा रिक्त स्थान रहता है, तो ये इसलिए ये कुछ ही संपीड़न होते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बताया था मैंने। और ठोसों में ये संपीड़ितता नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ठोस द्रव गैस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ चलते हैं नेक्स्ट। अगला देखो यार आप, अगला आता है आपका जो पदार्थ है आपका, वो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। और हमारे आसपास के विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है, ठीक है। तो हमारे पास आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे आपके हाथ में अभी अगर पेन होगा, कॉपी होगी, तो वो सब क्या है, पदार्थ हैं, ठीक है। आपके घर में पर्दा लगा है, ठीक है, खिड़की है आपके घर में, दरवाज़ा है, तो वो सभी क्या हैं, वो पदार्थ हैं। यानी पदार्थ उसको बोलते हैं, पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। यानी जो भी स्थान घेरता है, जिसका जो एक स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है, कुछ न कुछ द्रव्यमान तो होता ही है। जैसे हवा होगी आपकी, तो हवा का भी कुछ द्रव्यमान है, इसलिए ये भी पदार्थ है। द्रव है आपका, पानी वगैरह हो गया, तो ये भी कुछ स्थान घेरता है, इसलिए ये भी पदार्थ है। ठोस हो गया आपका, जैसे बर्तन वगैरह हो गए, कुछ भी हो गया, जैसे आपके हाथ में पेन है, वो क्या है, ठोस है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी स्थान घेरता है वो आपका, और जिसका द्रव्यमान होता है वो आपका पदार्थ कहलाता है। अब चलते हैं पदार्थों के भौतिक गुण, ठीक है, पदार्थों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है, यह सतत नहीं होता है, और पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, ठीक है। तो जो पदार्थ होता है आपका, उसके कण बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो जो अभिलाक्षणिक गुण हैं पदार्थ के कणों के, तो पदार्थ के कण जो है निरंतर गति करते रहते हैं। जो पदार्थ है, कोई पदार्थ है, उसके जो अंदर जो कण होंगे, तो वो क्या है, करते रहते हैं, वो निरंतर गति करते रहते हैं। यानी उनके पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। उसके बाद आ जाता है अगला आपका, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती। तो जैसे कोई भी पदार्थ है, अगर उसमें टेम्परेचर देंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर यानी गर्म करेंगे, यानी उसको टेम्परेचर, तो उसके कणों की गति तेज हो जाती है। और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। अगला गुण जो आपका है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो जो जैसे हम चाय होगी, कॉफ़ी होगी, या नींबू पानी हो गया, जैसे कुछ भी पीते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे के एक तरह के पदार्थ के कण के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे एक ही टाइप का पदार्थ है, जैसे ये पानी है, ठीक है, तो पानी के दो कण हैं यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच क्या रहता है, कुछ ना कुछ रिक्त स्थान रहता है, ठीक है। तो इन पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो इससे पता चलता है हमको कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच एक रिक्त स्थान रहता है, ठीक है। आगे आपका, अब देखो इसमें देख सकते हैं आप, अब देखो यह जो आपका लवण के साथ हो गया, जैसे जल है, ठीक है, इसमें लवण डाला, ठीक है, तो ये पानी के कण यहाँ पे, ये लवण के कण यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे ये अगर लवण है, तो लवण को ऐसे जार को अगर आप हिलाएंगे तो जल के कण इस टाइप से दिखाई देते हैं। और अगर आप चम्मच से हिलाएंगे तो जल ये है और आपका लवण यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये एक एक्टिविटीज़ थी
अगला आ जाता है आपका कि जो आपके चित्रकण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो देखते हैं पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी उनमें जो आकर्षण बल होता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं पदार्थ के कण, ठीक है। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह धार टूट जाती है? नहीं। तो जैसे पानी आ रहा है नल से, तो अगर आप उंगली वहाँ पे रखेंगे तो वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पानी तो बहता रहता है, वहाँ से कहीं ना कहीं साइड से निकल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पानी के कण होते हैं वो एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, और पदार्थ के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है, ठीक है। तो जो पदार्थ होता है जैसे ठोस हो गया, तो ठोसों में जो गतिज ऊर्जा होती है वो पदार्थ के कणों की सबसे कम होती है, और आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव के माध्यम से और गैस में सबसे कम होता है, ठीक है। तो जो आकर्षण बल होता है वो ठोसों में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद फिर लास्ट में गैस में हो गया। अगला आता है आपका गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है। तो जो गैस की अवस्था होती है पदार्थ की, उसमें कणों की गति जो होती है आपकी मध्यम होती है, और द्रव अवस्था में न्यूनतम होती है और ठोस अवस्था में अधिकतम होती है। यानी जो पदार्थ है कोई, उसके अगर कण है, ठीक है, ये हो गया आपका ठोस, तो इसमें आपकी गति क्या होती है? पदार्थ के कणों की गति बहुत ज़्यादा होती है। जो द्रव होगा, द्रव में थोड़ा कम होगी इनकी गति, ठीक है। और जो गैस होता है इसमें बहुत कम होती है। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये देखो, इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे ठोस में ये हो गया, ठीक है, पदार्थ के कणों की जो गति है वो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, पदार्थ के कण कितने पास पास में है, और द्रव में थोड़ा दूर है, तो इनके बीच थोड़ा ज़्यादा रिक्त स्थान है, और गैस में आपका बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब देखिए, ये ठोस का हो गया, जैसे ये आपका द्रव हो गया और ये गैस का हो गया। अगला आता है आपका पदार्थ की अवस्थाएं। तो देखो यार, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, भौतिक रूप से पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया, ठीक है। ये जैसे कि आपको भी पता होगा। तो देखो, जो मानव शरीर को कोई भी पदार्थ की, हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। तो जो हमारा मानव का शरीर होता है उसको भी हम पदार्थ की 3 अवस्था में विभाजित कर सकते हैं। पहला हो गया हड्डियों और दांत, ठोस अवस्था होगी, हड्डी और दांत वगैरह होगी तो ये आपकी ठोस अवस्था होगी। दूसरा हो गया आपका ब्लड, तो ये हो गया आपका द्रव अवस्था। तीसरा हो गया फेफड़ों में जो हवा, गैसीय अवस्था होती है, इसमें 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है, ठीक है। तो फेफड़ों में जो हवा होती है वो आपकी गैसीय अवस्था में होती है। और अगर बात की जाए तो हमारे शरीर में टोटल पानी कितना है? 70% है, यानी 70% हमारे शरीर में पानी है। अब देखो, ठोस अवस्था के बारे में जानते हैं। ठोस का एक निश्चित आकार होता है, ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो, ठोस का जो है निश्चित या स्थिर आयतन होता है। ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, या ठीक है। उसके बाद आता है इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है, ये दृढ़ होते हैं, ठीक है। जैसे ठोस है, जैसे आपके हाथ में पेन है, तो ऐसी रहेगी लंबी, अगर आप उसको टेढ़ी करेंगे तो वो टेढ़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो क्या है? ठोस है। उसके बाद उदाहरण हो गया आपका, जैसे बल लगाने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, ठीक है। तो वो ठोस हो गया। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर बैंड टूट जाता है। दूसरा हो गया आपका, ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। अगला आता है आपका, शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का ये आकार ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे नमक हो गया आपका, ये क्या है? ठोस है, तो जिस भी बर्तन में रखेंगे आप उसी का आकार ले लेंगे, ठीक है। इसलिए ये क्या है? लेकिन ये क्या है? ठोस पदार्थ हैं, क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है, ठीक है। तो क्रिस्टल है जो, उसका आकार वही है, इसलिए उनको जिस बर्तन में रखेंगे उनका आकार भी वैसा ही हो जाएगा। अब हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। इसका कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा रहती है और दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। अगला आता है आपका द्रव अवस्था। तो देखो, द्रव अवस्था जैसे आपको पता है, द्रव क्या होते हैं? तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, ये बर्तन के आकार ले लेते हैं। तो जैसा कोई द्रव है, आप जग में रखो, बोतल में रखो, तो जिस भी आकार के बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार ले लेगा। अगला है आपका, द्रव का निश्चित आयतन होता है। तो जो आपके द्रव होते हैं उनका आयतन निश्चित होता है। फिर आगे आता है आपका, द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है।
ठीक है। तो जो द्रव होते हैं उनको अगर संपीड़ित करेंगे यानी दबाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर डालेंगे तो बहुत कम संपीड़न होंगे, मतलब ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन गैस के जैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और ठोस के बहुत कम होते हैं और द्रव के बीच के होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है आपका, जैसे गैस जैसे होगी आपकी ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विसरण करती है और यही जलीय पौधों में जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। तो जो आपका जल होता है आपको पता होगा, तो जो जल है, जल में क्या रहती है, ऑक्सीजन, ठीक है, जल H2O है, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 हो गए और ऑक्सीजन का 1 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जैसे कोई भी प्राणी है तो उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो जल में घुली ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है यहाँ से। अगला आता है आपका, द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है क्योंकि कणों की गति द्रव में ज़्यादा होती है। तो जो कणों की गति होती है वो द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस में कम गति होती है। अगला आता है आपका गैसीय अवस्था। गैसों में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है। तो गैसों में पहला तो आपका बहाव हो गया, ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो जाते रहते हैं यानी बहाव करते हैं। गैसों का कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है, यानी गैस की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। गैसों में संपीड़न अधिक होता है, तो जैसे एक गैस के कण है, अगर इनको प्रेशर डाला जाए तो ये संपीड़न हो जाएंगे, ठीक है। अगला आता है आपका, गैसों में कोई निश्चित आकार आयतन नहीं होता है। तो जो गैस के कण होते हैं उनमें एक निश्चित आयतन नहीं होता है। जैसे आप किसी भी, जैसे 2 जगह होगी तो यहाँ पे हो सकता है इसका आयतन कुछ और हो, यहाँ पे हो सकता है 1 kg हो और कहीं और पे 2 kg हो। तो अलग अलग जगहों पे निर्भर करती है किस टाइप का नेचर है, किस टाइप का एनवायरनमेंट है, उस टाइप में गैस आपकी निर्भर करती है। उसके बाद आ जाता है आपका अगला, आपका जो गैस के कण होते हैं इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, जिनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आकर्षण बल जो कि पदार्थों के कणों में होता है, तो ठोसों में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है, इसलिए वो चिपके रहते हैं कण, और द्रवों में थोड़ा कम होता है, और जो गैस होता है उनमें आकर्षण बल सबसे कम होता है, इसलिए वो बहाव ज़्यादा तेज़ी से करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी जाते हैं, ठीक है। अगला आ गया, गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आकार घेर लेती है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट आता है आपका, गैसीय अवस्था में कण नियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, ठीक है। तो जो गैसीय अवस्था में कण होते हैं वो नियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, जैसे गैस की अवस्था में होंगी, तो इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवार से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब देखो, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उनमें परिवर्तन कैसे होता है। तो पानी की जो पानी होता है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। जैसे पानी है तो पानी को अगर ठोस अवस्था देखें पानी की तो बर्फ़ हो गया, ठीक है। जैसे पानी है तो पानी को आप अगर ठंडा करेंगे तो फ्रीजिंग करेंगे तो ये बर्फ़ में चेंज हो जाएगा, और द्रव अवस्था पानी होगी इसकी, और जो गैसीय अवस्था होती है वो आपकी वाष्प यानी भाप बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इस प्रकार से पानी की तीनों अवस्थाएं संभव है। गर्म करने पर बर्फ़ में पानी, गर्म करने पर जो बर्फ़ है पानी में परिवर्तित हो जाएगा और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को 2 तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। पहला आ जाता है आपका तापमान में परिवर्तन। तो देखो, जैसे तापमान में परिवर्तन करेंगे उसके बाद पदार्थ की भौतिक अवस्था में जो है आपका परिवर्तन आ जाता है। पहला आता है आपका गलनांक। तो जिस तापमान पर वायुमंडलीय दबाव पर, यानी जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। तो पहला पॉइंट आ जाएगा आपके यहाँ से गलनांक। तो गलनांक किसको कहेंगे, जिस पॉइंट पे आपका कोई ठोस पिघलेगा, ठीक है। कौन पिघलेगा, ठोस। तो जहाँ पे ठोस पिघलेगा आपका वो आपका गलनांक कहलाएगा। और जो बर्फ़ है उसका गलनांक होता है 273.16 केल्विन, ठीक है। तो ये बर्फ़ का गलनांक है। सुविधा के लिए हम इसको 273 केल्विन लेते हैं, ठीक है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात की जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कहते हैं, 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। अगला आता है आपका
संलग्न की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो देखो वायुमंडलीय दाब पर जो 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बहने के बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी जो वायुमंडलीय दाब है यानी वातावरण है, 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, तो जो 1 kg ठोस है आपका, ठीक है, 1 kg माना आपका बर्फ है, ठीक है, तो जो इसका गलनांक है उसको द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी 1 kg बर्फ को अगर आप पानी में चेंज करेंगे तो इसके लिए आपको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो वह इसका क्या कहलाएगा, यह आपका संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होते हैं। तो जो आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो बर्फ के कण होते हैं आपके, यानी अब 2 टाइप के कण आ जाएंगे आपके यहाँ, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ के कण, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पानी के कण। तो इसकी तुलना में जो पानी के जो बर्फ के कण होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है वो आपकी अधिक होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका क्वथनांक। तो जो क्वथनांक है आपका, यह आपका वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। यानी कोई द्रव है, अगर इसको ऊष्मा देंगे यानी इसको गर्म करेंगे तो जिस ताप पर यह उबलने लगता है यानी गर्म होने लगता है तो इसका क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे, ठीक है। तो जो जल का क्वथनांक होता है आपका, जल का क्वथनांक वो आपका होता है 373 डिग्री केल्विन, ठीक है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 373 केल्विन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप, ये हो गया आपका क्वथनांक। अगला आता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो देखो यार, जो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो जो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg जैसे कोई द्रव है या 1 kg पानी है तो उसको जो है वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि होती है और तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है, ठीक है। अगला आता है आपका, अतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। अब देखो, तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे के आरेख में दिखाया गया है। तो जैसा तापमान है आपका, अगर तापमान परिवर्तन करते हैं तो पदार्थ की अवस्था को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले ठोस अवस्था में अगर कोई पदार्थ है और उसको अगर ऊष्मा दी जाती है तो वो आपका द्रव में चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर द्रव अवस्था में है तो उसको अगर द्रव अवस्था में ऊष्मा दी जाती है तो वो आपका गैसीय अवस्था में चेंज होने लगता है, ठीक है। तो देखो, ये आता है आपका जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जल है, ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ और 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका वाष्प हो गया, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका बर्फ हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका जल हो गया और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका वाष्प हो गया। आगे चलते हैं, आगे आता है आपका ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस फिर ठोस में बदल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि ठोस में नहीं बदलते हैं, सीधे आपके गैस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसा आपका कपूर है, तो कपूर क्या है, कपूर को आप जैसे आपने रखा होगा घरों में कपड़े वगैरह में, तो वो क्या हो जाता है, वो द्रव में चेंज नहीं होता, वो सीधे गैस में बदल जाता है। और या अमोनियम क्लोराइड होता है, इसका चूर्ण जो होता है वो चीनी की प्याली में डालेंगे अगर, तो ये भी सीधे आपका गैस में चेंज हो जाता है। चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा करके रखिए, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी है आगे। अगला आता है आपका पॉइंट, दाब परिवर्तन पर प्रभाव। तो जो दाब परिवर्तन होता है, यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, ठीक है, यदि हम तापमान घटाएं
और सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और जो गैस है वो आपकी द्रव में बदली जा सकती है। तो देखो, जो आपका पहले होता है गैस होगी, तो गैस के कणों का अगर तापमान कम किया जाए, ठीक है, और उसे संपीड़ित किया जाए यानी प्रेशर दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, उसके कण जो है द्रव में बदलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं दाब परिवर्तन पर प्रभाव हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका, ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। तो जैसे दाब ज़्यादा होगा, अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर दाब ज़्यादा रखेंगे तो गैस के कण नज़दीक आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस गैसीय अवस्था में बदला जा सकता है। यानी जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, उसको दोबारा आपका जो है गैसीय अवस्था में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले हुए। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक रखना होगा, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेयर दाब पर जो आपका वो हो जाएगा CO2 गैस, ये आपका सीधे गैस में बदल जाएगा ठोस से, ठीक है। अगला आता है आपका ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की तीनों अवस्थाओं का अंतरा रूपांतरण इस प्रकार से होता है। जैसे द्रव हो गया, ये ठोस हो गया और ये गैस हो गया आपका, ठीक है। तो ठोस हो गया, ठोस को अगर ऊर्ध्वपातन करेंगे तो ये आपका गैस बन जाएगा, और अगर इसका संघनन करेंगे तो ये द्रव बन जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर ठोस का संघनन करेंगे तो ये द्रव बन जाएगा, और इसका अगर वाष्पीकरण करेंगे तो गैस बन जाएगा, और गैस का ऊर्ध्वपातन करेंगे तो ये आपका ठोस बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है आपका वाष्पीकरण। तो देखो, वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों के सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदले जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। सतह पर उपस्थित कणों में गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण से वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। अगला आता है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो वाष्पीकरण होता है उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। पहला आ जाता है आपका सतही क्षेत्रफल। तो जो सतही क्षेत्रफल होता है, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, ठीक है। जो सतही क्षेत्रफल होता है उससे आपका वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। दूसरा आ जाता है तापमान में वृद्धि। अगर तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जो आपका तापमान होगा, अगर तापमान में आप वृद्धि करेंगे तो इससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, ठीक है। तीसरा आता है आर्द्रता। अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो हवा में आर्द्रता होगी तो आपकी वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अगला आता है वायु की गति। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। अगर वायु की गति बढ़ जाएगी तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट आता है आपका वाष्पीकरण से अगर शीतलता होती है, ठीक है। तो जो वाष्पीकरण होता है उससे शीतलता होती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषित के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। तो जैसे जो वातावरण है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान अगर जो ऊर्जा आपकी लुप्त होती है तो उसको पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण क्या करते हैं, अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। तो जैसे द्रव के कण है, ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं, अपने आसपास के जो वातावरण होगा, जो वायुमंडल होगा, वहाँ से आपकी ऊर्जा इकट्ठी कर लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका वातावरण शीतल हो जाएगा, ठीक है। इसका उदाहरण देख सकते हैं। अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। अगला आ जाएगा आपका गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है, ठीक है। और सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। चूँकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है और गर्मी में सूती के कपड़ों से आराम मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि गर्मियों में किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों में आपके सूती कपड़े पहनने चाहिए। इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि आपके जो गर्मियों में अगर आप सूती कपड़े पहनेंगे तो सूती कपड़े क्या होते हैं, वो वाष्पीकरण करते हैं, ठीक है, द्रव का वाष्पीकरण करते हैं। तो इसलिए जो वाष्पीकरण होगा पसीने का वो आपका वायुमंडल में हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन बने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया आपका कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम बताइए। तो जैसे आपको पता है पदार्थ की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो आपका हो गया, आपका ठोस हो गया, द्रव हो गया, और आपका तीसरा हो गया आपका गैस। अगला क्वेश्चन आता है ठोस या द्रव में से किसका घनत्व अधिक होता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखो यार, जो ठोस और द्रव में जो है वो किसका घनत्व अधिक होता है, तो ये आपका जो है ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो ठोस का घनत्व अधिक क्यों होता है, तो ठोस का घनत्व अधिक इसलिए होता है क्योंकि आपका ठोस क्या होता है, क्योंकि जो ठोस होता है उसके कण आपस में पास पास होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जैसे ठोस होए तो जो ठोस के कण होंगे वो आपस में काफ़ी चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ठोस के कण काफ़ी पास पास में रहते हैं, इसलिए इसका घनत्व अधिक होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि बर्फ़ का गलनांक क्या है। तो जो बर्फ़ है उसका गलनांक आपका हो गया 273 केल्विन। ठीक है, तो ये आपका बर्फ़ का गलनांक हो गया, गलनांक पॉइंट हो गया। अगला आता है आपका एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो एल्कोहल होता है उसका क्वथनांक आपका 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो केल्विन इकाई में यह तापमान कितना है, तो अगर हम केल्विन इकाई की बात करें तो अगर आपको केल्विन इकाई में तापमान निकालना है तो केल्विन इकाई इक्वल टू होता है आपका जो जितने डिग्री सेल्सियस होगा प्लस 273 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये आपका जो सेंटीग्रेड में है ये आपका 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्लस हो गया आपका 273 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका 8 3 तो ये आगे आगे आ जाएगा आपका 351 डिग्री केल्विन। ठीक है, अगला आ जाता है आपका गैस दबाव क्यों डालती है। तो देखो यार, गैस दबाव इसलिए डालती है क्योंकि गैस के कण क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए गैस दबाव डालती है। अगला है आपका गैसों को कैसे द्रवित किया जाता है। तो गैसों को, ये गैस है, गैस को द्रवित इस प्रकार से किया जाता है जैसे गैस के कण हैं जो अगर इसको संपीड़ित किया जाए यानी प्रेशर डाला जाए और इसका जो टेम्परेचर है वो कम किया जाए। अगर टेम्परेचर कम किया जाए और प्रेशर को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार से जो गैस होगी वो आपकी द्रव में कन्वर्ट हो सकती है। अगले क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से, वो है आपका भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए। तो ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अगला है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अगला है आपका ईथर और एसीटोन जैसे द्रव ठंडे स्थान में क्यों रखे जाते हैं। तो यार ये ठंडे स्थान में इसलिए रखे जाते हैं ताकि ये क्या हो न सकें, ये गैस में परिवर्तित न हो सके। अगला आता है आपका वाष्पन दर बढ़ाने वाले 2 कारक बताइए। तो वाष्पन दर को बढ़ाने के 2 कारक भी, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ से वो है घरों में कौन सी गैस संपीड़ित के रूप में सप्लाई की जाती है। तो जो घरों में होती है बेसिकली वो होती है आपकी एलपीजी। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, ये सप्लाई की जाती, और अस्पतालों में आपकी ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। ठीक है, यानी हॉस्पिटल्स में। उसके बाद अगला आता है आपका लोहे, रबर बैंड और चौक के बीच के आकर्षण बल की तुलना कीजिए। तो जो लोहे के कण हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिपके हुए हैं, वो क्योंकि ठोस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जो रबड़ होगा तो रबड़ के थोड़ा ज़्यादा पास में होंगे कण। सबसे ज़्यादा तो पहले लोहे के होंगे, फिर रबड़ के कण थोड़ा और पास में होंगे, और चौक के कण हैं वो थोड़ा दूर में होंगे। क्योंकि देखते हैं अगर चौक को आप अगर मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एकदम से टूट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ से पानी, चीनी और ऑक्सीजन को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के क्रम में रखिए। तो सबसे ज़्यादा जो कण जैसे चीनी का है, चीनी के जो कण हैं उनके कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होगा। उसके बाद पानी के कण होंगे उनके बीच आकर्षण बल थोड़ा कम होगा चीनी की तुलना में। फिर आ जाता है आपका अगला ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कण होंगे जो उनके बीच आकर्षण बल और कम होगा, यानी सबसे कम ऑक्सीजन में, उसके बाद पानी में, और सबसे ज़्यादा आपका चीनी के कणों में होगा। अगला आ जाएगा क्वथनांक, गलनांक और वाष्पीकरणों को परिभाषित कीजिए। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अगला आता आपका वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था वीडियोज़ में, अगर आपने ध्यान से देखी होगी। उसके बाद है आपका पहला क्वेश्चन दूसरे, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, सूती के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे क्या होता है, पसीने का वाष्पीकृत होता है। ठीक है, उसके बाद हथेली पर एस्टोन रखने से हमें शीतलता क्यों महसूस होती है।
क्योंकि वह क्या होता है, शीतलक होता है। ठीक है, उसके बाद पदार्थ के कणों के 3 अभिलक्षण लिखिए, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पहला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आज अगर आपकी वन दरोगा कर रहे हैं तो आपका पहला चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है आपने इसके अच्छे से नोट्स बना दिए होंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो यार मुझे मैसेज कर देना आप, या कमेंट कर देना। ठीक है, तो कमेंट कर देंगे आप तो वहाँ से आप अपना नंबर लिख देना कमेंट में, वहाँ से मैं आपको नोट्स इसके दे दूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपके दोस्त भी यार कोई वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है।